हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर जो हमारी सीरीज का है 20 मिनट 20 क्वेश्चंस जो सीरीज है उसका लेक्चर अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड लेक्चर। और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 22 तक कवर कर लिए थे। तो आगे सेक्शन 23 शुरू करते हैं हमारी सीरीज के अंदर। सेक्शन 23 व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल, मतलब लॉफुल एंड अनलॉफुल दोनों चीज़ें दी गई हैं कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लॉफुल होंगे, कौन से नहीं होंगे। मतलब डायरेक्टली बात, जो इनसे अलग होंगे वो लॉफुल होंगे, जो इससे कोज्ड होंगे वो अनलॉफुल होंगे। द कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस क्या होना चाहिए, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिफीट नहीं करते हो किसी प्रोविजन को लॉ के। ठीक है, ये रहा फ्रॉडुलेंट। नंबर 4 पे आ गया इम्प्लाइड इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आ गया इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरह के एक्ट नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, या कंसिडरेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन अनलॉफुल बन जाए। और जो अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ देखिए, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। क्या होगा, वो वॉइड होगा। अगर कोई इस तरह का होता है कोई भी एग्रीमेंट जो जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वॉइड होगा। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट शुरू होता है हमारा 24 से और जाता है 24 से 30 तक। वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। यदि कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, उसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा इन पार्ट। ठीक है, इन एवरी इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन मोर वन और मोर ऑब्जेक्ट। यदि सिंगल कंसिडरेशन है किसी किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या फिर किसी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की, मतलब सेवरल, एक ऑब्जेक्ट की या इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट की सेवरल कंसिडरेशंस हैं जिन्हें क्या किया जाता है, सिंगल नहीं किया जा सकता हो, और वो क्या होंगी, जो कोई एक्ट अनलॉफुल होगा तो उसमें एग्रीमेंट वॉइड होगा। जैसे कि हमने ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मंथली 10,000 रुपये पे करूँगा, और साथ में उसको बोला कि आप मेरे लिए चावल और गेहूँ प्लस में साथ में इसका अफीम का भी क्या करोगे, बिजनेस करोगे। तो जो, और उसके लिए सेम कंसिडरेशन मतलब 10,000 रुपये मंथली आ गया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए पूरा का पूरा जो सिंगल कंसिडरेशन में आ गया ऑब्जेक्ट तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंगल कंसिडरेशन को, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अनलॉफुल हो गए। जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया, अफीम के व्यापार। ठीक है, अफीम बेचना इलीगल है, तो इसलिए वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो गया और एग्रीमेंट वॉइड हो गया। सेक्शन 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। एग्रीमेंट जो भी होगा ना विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट किया गया वो नल एंड वॉइड होगा। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन है फर्स्ट, जिसे हम गिफ्ट के नाम से बोलते हैं। गिफ्ट इट इज एक्सप्रेस राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए। गिफ्ट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या 100 रुपये से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी कुछ भी हो वो क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और वो किसके अंदर देनी चाहिए, मतलब वो कब मानी जाएगी गिफ्ट में, जब वो मेड अकाउंट इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर होगी बिटवीन द पार्टीज। जो पार्टीज हैं आपस में गिफ्ट दे रही हैं एक दूसरे को, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड में आ गया इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर प्रोमिसर। अब प्रोमिसर के लिए कोई किसी ने कोई काम किया था, ठीक है, वॉलंटरली किया था, और प्रोमिसर ने खुश होकर उसको बोला था कि मैं आपको $50 दूंगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन, मतलब पास्ट में कोई किया गया वॉलंटरली कोई एक्ट किया गया था पास्ट में, उसको उसके लिए पे किया जाएगा, तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन होगा। मतलब उसने
खुद नहीं बोला था कुछ करने के लिए, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वॉलंटरली कोई काम किया गया था पास्ट में, तो उसके लिए प्रोमिसर ने बोला था कि वह उसे कंपनसेट करेगा, $50 इनाम देगा, मतलब इनाम क्या, कंपनसेट करेगा उसे उसकी कोई वैल्यूएबल चीज़ बचाने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम सेकंड करेंगे पास्ट कंसिडरेशन के रूप में। थर्ड जो बात करता है हमारा, थर्ड बात करता है टाइम बाउंड डेट की। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कोई पर्सन है जिसने किसी को पैसे उधार ले रखे थे और उसने वह पैसे देने थे, बट वो 3 साल का पीरियड था, उस दौरान उसने वो पैसे नहीं दिए और ना ही कभी उनके बीच में कोई बात हुई, तो वो टाइम बाद डेट हो गया। उसके बाद जो ए बंदा है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, वो उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम बाद डेट हो गया, टाइम लिमिटेशन पीरियड था जो 3 साल का वो खत्म हो चुका है। उसके बाद यदि वो पर्सन अगर देना चाहे पैसे, तो क्या होगा, वो रिटर्न में देगा लिखकर और साइन करेगा उस पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पर्सन ने जो दिया है वो क्या हो गया, विदाउट कंसिडरेशन हो गया ना, मतलब हमने उसे कुछ दिया थोड़ी ना उसके बदले में कि भाई मेरे पैसे दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा कि 10,000 मेरे जो पैसे आपने, या 20,000 जो 50,000 जो मेरे से लिए थे, आप एक काम करो, आप उसके अंदर से 10,000 रख लो, 40,000 मेरे वापसी दे दो। तो कंसिडरेशन तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ उसके बीच में कि उसको भी कुछ समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, हमने ना तो उसको कुछ दिया, हमने उससे पहले जो पैसे दिए हुए थे वो तो दिए हुए हैं, ठीक है, बट वो टाइम बाद डेट हो गए, एक तरह से पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, पैसे के लिए हम उसके ऊपर सूट लाई नहीं कर सकते। तो यदि वह खुद अपनी मर्जी से कोई पैसे दे रहा है, तो टाइम बाद डेट जो वापसी मिल रहा है हमें, उसे विदाउट कंसिडरेशन माना गया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और आगे सेक्शन 26 बात करता है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड होगा, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, ठीक है। किसी भी मैरिज को रिस्ट्रेन करना, ठीक है, वॉइड होगा, बट माइनर्स की शादी को अगर आप रोकते हो तो वो वैलिड होगा, वो वॉइड नहीं होगा। सेक्शन 27 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड। एग्रीमेंट अगर किसी की रिस्ट्रेन करते हो ट्रेड करने से किसी को, तो वो भी वॉइड होगा। इसकी एक्सेप्शन क्या है, गुडविल। यदि बिजनेस के साथ साथ, ट्रेड के साथ साथ गुडविल भी सोल्ड कर दी गई है, गुडविल भी बेच दी गई है, तब आप उसे, ठीक है, तब वो वैलिड होगा, तब वो वॉइड नहीं होगा। एक्सेप्शन इसकी है 28 के अंदर आ गया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग के अंदर वॉइड होगी, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग में यदि आप किसी को जाने से रोकते हो तो वो वॉइड होगा, ठीक है। किसी को एग्रीमेंट मतलब रिस्ट्रेन करना, किसी को एग्रीमेंट करना कि मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं जाओगे, वो इलीगल, मतलब इलीगल एक्ट ही हो गया ना, कि किसी को रोकना, रिस्ट्रेन करना लीगल प्रोसीडिंग के लिए, तो वो वॉइड होगा। इसकी एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्बिट्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। और अब आ गया सेक्शन 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। एग्रीमेंट वॉइड होगा अनसर्टेनिटी के कारण। एग्रीमेंट द विच मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। अब कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, वॉइड होगा। ए एग्री टू सेल बी ए 100 टन ऑफ ऑयल। अब ए ने एग्री कर दिया कि वह बी को 100 टन ऑयल देगा, बट हुआ क्या, अनसर्टेनिटी किस कारण हुई, कि उसे तेल का नहीं पता कि 100 टन तेल ऑयल कौन सा देना है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आगे सेक्शन 30 बात करता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर के अंदर क्या आ गया कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, क्या होगा, वो वॉइड होगा, ठीक है, वॉइड होगा। नो सूट शैल लाई ब्रॉड रिकवरिंग ऑफ एनीथिंग अलाइज्ड वोन बाय एनी वेजर। और ना ही कोई सूट लाई करेगा किसी भी उसके अंदर जीती गई किसी भी धनराशि का, या किसी भी तरह का कोई भी मेडल या कुछ भी चीज जो भी जीती हो, ठीक है, विन की हो, तो उसके लिए हम सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वे ऑफ वेजर एक तरह से सट्टेबाजी जो है ना, वो गैम्बलिंग, तो वो अनलॉफुल है अपने इंडियन लॉज के अंदर, तो उसमें नहीं, वह वॉइड माना जाएगा, ठीक है। और इसकी एक्सेप्शन क्या है, हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग में एक्सेप्शन दी हुई है, अमाउंट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अमाउंट ऑफ वैल्यू 500 रुपीज और अपवर्ड, ठीक है।
सेक्शन 294 एक्सेप्शन है इसकी, जो अफेक्ट नहीं करती किसको, सेक्शन 294 को, सेक्शन 30 के एक्सेप्शन। अब चैप्टर नंबर 3 जो शुरू होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब 3 से शुरू हुआ 31 सेक्शन, ठीक है। इसे ऐसे याद रखिएगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के हैपनिंग, कोलेटरल इवेंट्स के हैपनिंग होने या ना हैपनिंग होने पर एनफोर्समेंट में आते हैं, ठीक है। इवेंट के जो डिपेंड होते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट और डज नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। सेक्शन 32 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। इवेंट हैपनिंग के ऊपर क्या करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड करता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ an uncertain future event happening cannot be enforced by law unless or until this event that event has happened it, ठीक है। ये क्या करता है कि इवेंट के हैपनिंग पर, ठीक है, एनफोर्स होगा इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। यदि इवेंट बिकम इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसकी लिस्टेशन ए है वो पढ़िए। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स, ठीक है। ए ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में कि वह बी का हॉर्स खरीदेगा, बी टू बाय, ठीक है, बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी, अगर ए सर्वाइव करता है सी के लाइफ टाइम में, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज, ठीक है। अब जब तक सी मरेगा नहीं तब तक क्या होगा, तब तक एस की लाइफ टाइम के अंदर जब तक सी सर्वाइव करेगा तब तक वह घोड़ा नहीं बिक सकता। जिस दिन सी मर गया उस दिन वह घोड़ा बिकेगा, ठीक है। यदि उसके क्या हुआ, यदि सी के मरने से पहले ए मर गया तो क्या होगा, वो इवेंट बिकम इम्पॉसिबल हो जाएगा। यदि घोड़ा ही मर गया तो इवेंट बिकम इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, तो वो बिकम्स वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हर तरह से ना उल्टा सीधा करके दोनों तरीके से पढ़ा करो, डायरेक्ट को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इसे जितना इजी करके पढ़ सकते हो ना उतना इजी करके पढ़ा करो। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ना 2 एक्ट और निकले हुए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेल्स ऑफ गुड्स और जो पार्टनरशिप एक्ट है वो आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा, वो जस्ट अ केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। सेक्शन 33 पढ़िए आगे। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब इवेंट नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है कि वो इवेंट नॉट हैपनिंग, अगर इवेंट हैपन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिकम इम्पॉसिबल नॉट, और एनफोर्समेंट करा सकते हैं अगर वो इवेंट हैपन हुआ ही नहीं। उसके अंदर क्या था, इवेंट 32 के अंदर क्या बात बोली थी कि 32 के अंदर बोली गई थी इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर वो हैपन हो गया तब उसे एनफोर्स कराएंगे। अगर वो मतलब इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया तो क्या होगा, तो वो वॉइड होगा, ठीक है। तो 33 के अंदर भी समझ में आएगा इवेंट नॉट हैपनिंग पे एनफोर्समेंट होगी इसकी, कि वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर वो काम नहीं हुआ तो एनफोर्समेंट करा सकते हैं कि वो काम हो ही नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को तभी एनफोर्स कराएंगे। अब आइए आगे सेक्शन 35, 34 छोड़ दी, 35 व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अब विद इन अ फिक्स टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसकी बात करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है। जो इवेंट है ना वो हैपन हो गया विद इन अ फिक्स टाइम तो क्या होगा, बिकम्स वॉइड होगा। तो वो क्या होगा, विद इन अ फिक्स टाइम बिकम वॉइड होगा। इफ कब होगा वो, एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड, यदि टाइम जो फिक्स था वो एक्सपायर हो जाए, या फिर इवेंट हैज नॉट हैपन और बिफोर द टाइम फिक्स, और इवेंट नॉट हैपन, और इवेंट जो था ना वो हैपन नहीं हुआ जो टाइम दिया था उससे पहले, तो सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल हो गया तो ऊपर वाले केस में क्या होगा, और सेकंड वाले केस क्या होगा। 35 के 2 पार्ट्स हैं, उसे हमेशा 2 पार्ट्स में ही पढ़ना। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स विच आर कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। जो था ना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में लाया था उसके अंदर स्पेसिफाइड इवेंट था
नॉट हैपनिंग पे, ठीक है, विद इन अ फिक्स टाइम में वो हैपन नहीं हुआ, विद इन अ 1 ईयर वो काम नहीं हुआ, ठीक है। मान लो विद इन अ 1 ईयर कोई उधर में अगर वो लौट के नहीं आया विद इन अ 1 ईयर, तो वो उसको अनफोर्स करा सकते हैं। वो वाली बात इसके अंदर भी सेम चीज ही बोली गई है, ठीक है, कि ये या तो टाइम एक्सपायर हो जाए नॉट हैपनिंग इवेंट पे, या फिर इवेंट नॉट हैपन्ड, या इवेंट हैपन्ड ना हो और बिफोर द टाइम एक्सपायर बिकम सर्टन तो इवेंट विल नॉट हैपन, ठीक है। इसके जो इलिस्ट्रेशन है इसे सबसे पहले इलिस्ट्रेशन पढ़िएगा और उसके बाद समझिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो गाइस, तो अब आप पढ़िएगा सेक्शन 36 बात करता है एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, ठीक है। अब बात करते हैं कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। अब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया कोई, उसके ऊपर क्या होता है, हमेशा ही याद रखना कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट अगर कंटीजेंसी की बात करता है सेक्शन 31 से लेकर 36 तक, ठीक है, उसके बीच में कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट अगर बात आ गई, इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया, तो उस केस में हमेशा क्या लगाना है, वॉइड। तो उस केस के अंदर हमेशा क्या होगा, ठीक है, देखिए ये देखिए, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड, ठीक है, हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा। अगर इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। अब चैप्टर 4 बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 4 के अंदर सिर्फ चैप्टर 4 में जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर सिर्फ 3 सेक्शन ही दिए, 37, 38, 39, देखिए, ठीक है, 37, 38 और 39, ठीक है। मतलब जो मेन है ये, तो बाकी तो है परफॉर्मेंस किसके द्वारा की जाएगी, विद इन अ फिक्स टाइम होगी, ये मतलब जो मेन है ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम, ये जो सेक्शन 37 है ना, 37 है ऑब्लिगेशंस, जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा, ठीक है, इसे याद रखना। अब जो ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज है ना कॉन्ट्रैक्ट की, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, क्या करेंगे, मस्ट आइदर परफॉर्म करना पड़ेगा पार्टीज को, मतलब दोनों पार्टीज को, सिंगल पार्टी को नहीं, जिस पार्टी ने जो वादा किया है, ठीक है, वो अपना वादा पूरा करना पड़ेगा उस पार्टी को ही। और ऑफर टू परफॉर्म, और क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म के लिए ऑफर करना पड़ेगा देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस, जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद, जब तक कि परफॉर्मेंस डिस्पेंस विद ना हो या एक्सक्यूजेबल ना हो किसी लॉ के द्वारा, ठीक है। और ओब्लिगेशंस के अंदर आ गया पार्टी की ओब्लिगेशन, जो पार्टी ने कंसिडरेशन की है एक दूसरे के एवज में, वो कंप्लीट प्रॉमिस जो बनता है उस प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। सेम थिंग इन सेम सेंस में, मतलब प्रोमिस क्या होता है, प्रोमिस जो मैंने आपको इस से लास्ट जो लेक्चर्स था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर आपको बताया था कि प्रोमिस बनता कब है, प्रपोजल पहले होगा, प्रपोजल टू ए के अंदर, बी, ठीक है, बी के अंदर क्या होगा, प्रपोजल पहले के अंदर, ए के अंदर प्रपोजल, बी के अंदर क्या होगा, एक्सेप्टेंस। जैसे ही एक्सेप्टेंस, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हुई, तभी वो क्या हो जाएगा, बिकम्स अ प्रोमिस, प्रोमिस बन जाएगा, ठीक है। और प्रोमिस प्लस में क्या होगा, 2D के अंदर कंसिडरेशन, प्रोमिस के साथ में जैसे ही कंसिडरेशन मिला तो वो क्या बन जाएगा, 2E के अंदर एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रोमिस की, कि सेम मतलब जो चीज प्रोमिस किए हैं उन प्रोमिस को आपस में पूरा करेंगे, ठीक है, कि उस चीज के बदले वो चीज देंगे और उस चीज के बदले वो चीज लेंगे, ठीक है। प्रोमिस बाइंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, अगर प्रोमिस किया गया है, प्रोमिस बाइंड करता है उसके रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, अगर उसकी परफॉर्मेंस से पहले अगर प्रोमिसर मर जाता ना, तो वो उसके रिप्रेजेंटेटिव पर बाउंड होगा, उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। आगे था सेक्शन 38 बात करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसको ना ध्यान से पढ़िए, सेक्शन 38 की डायरेक्ट हेड नोट कुछ कह रहा है, डायरेक्ट हेड नोट क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब डायरेक्ट इसके अंदर निकल के आ रही है बात कि रिफ्यूज किसने किया है, ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। रिफ्यूजल किस चीज का है, एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस कौन करता है हमेशा, प्रोमिसी
प्रोमिसी की मतलब प्रोमिसी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है, इफेक्ट है उसका, क्या इफेक्ट होगा, प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर, प्रोमिसर ने क्या किया, एक ऑफर, प्रोमिसर ने एक ऑफर दिया, ठीक है, प्रोमिसर ने क्या किया, एक ऑफर दिया, और उस ऑफर को क्या किया, उसके अंदर क्या था कि प्रोमिसर ने एक ऑफर दिया, ठीक है, परफॉर्मेंस का, और प्रोमिसी ने क्या किया, प्रोमिसी ने उसको क्या किया, प्रोमिसर प्रोमिसर ने क्या किया इसको, ये रहा, ऑफर टू परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और जो ऑफर है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, कोई ऑफर था, पहले दोनों ने वापसी कर लिया, ठीक है, कि मैं ये करूंगा आप ये करना, ठीक है, और जब वो प्रोमिसर की बारी है, प्रोमिसर चला गया परफॉर्म करने, ठीक है, लेकिन जो प्रोमिसी था ना उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, जो प्रोमिसर है ना वो परफॉर्मेंस के नॉन परफॉर्मेंस के लिए ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ना ही नॉर किसी भी तरह का उसका अगर कोई राइट डिफीट होता है तो उसके उसमें भी उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, 38 बात करते हैं इसकी। अब 39 जो है ना वो डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है किसके अंदर, क्वेश्चन आता है प्री के अंदर, कि एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच किस सेक्शन में है, एंटीसिपेटरी ब्रीच सेक्शन 39 के अंदर है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 39 के अंदर एंटीसिपेटरी ब्रीच, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस होली, ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, अगर परफॉर्म करने से पार्टी मुकर जाए किसी प्रोमिस को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि एक्सेप्टर ने किया कि प्रोमिसर ने किया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात होगी बेसिकली किसकी, प्रोमिसर की, ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग, ठीक है, हिज प्रोमिस, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, किस चीज की हुई ना, इन्होंने क्या किया, परफॉर्म करने से मना कर दिया, ठीक है, द प्रोमिसी, यहाँ पर देखो ये बात है, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी हो गया ना, तो प्रोमिसी क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, वो प्रोमिसी की डिजायर पे वॉइडेबल हो गया यहाँ पे, ये यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़िए आगे, अनलेस, अनलेस ही हैज सिग्निफाई, वह अपनी सिग्निफिकेंस क्या करता है, सिग्निफाई कम्युनिकेशन करता है बाय वर्ड्स और कंडक्ट, इसके साथ में, दूसरी पार्टी के साथ में, हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह उसे उस जो प्रोमिस उनके बीच में होता उसे कंटिन्यू करने की परमिशन दे, ठीक है, अगर जब तक वो ये बात नहीं बोलता ना, उससे कंडक्ट में वर्ड्स में जाके नहीं बोलता, तब तक वो क्या होगा, वो माना नहीं जाएगा, ठीक है, ये बताना पड़ेगा उसे, अगर नहीं बताता तो सेकंड पर्सन की किस पे, डिजायर पे है कि वो उसे क्या कर सकता है, पुट एंड कर सकता है, मैं पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स ये था अपनी वीडियो का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह की छोटी छोटी पार्ट के अंदर और बढ़िया वीडियो बना सकूं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।